and today we will discuss about the question based on the work energy theorems and potential energy and kinetic energy, everything. So first question is, under the action of the force, a 2 kg body moves such that x is a function of time given by x is equal to tq by में 3. X is in meter, t is the second. Find the work done in the first 2 सेकेंड. तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि 2 सेकेंड के अंदर में वर्क डन कितना होगा ये बताना है. तो सबसे पहले हम तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे बच्चा, टी का क्यू बाई में 3. अच्छा, हमें वर्क डन चाहिए तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क डन निकालना है तो सर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये तो पता है हमको. तो हम लोग क्या कहेंगे सर, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो ना. अच्छा, जैसे ही हमको ये पता चल गया तो हम किसी तरह से क्या इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और हमारा क्या वर्क डन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो हमारे पास में x इज इक्वल टू टी का क्यू बाई 3 दिया हुआ है. इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर dx बाई में dt और दिस इज द वेलोसिटी. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? टी का क्यू का बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, 3t² बाई में. यहां से हमारे पास में एक वेलोसिटी का रिलेशन आया है, v इज इक्वल टू क्या आया बताओ बच्चा, t का स्क्वायर. तो अगर मैं t इनिशियल कंडीशन देखूं तो t इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही तुम पुट करोगे तो u की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0. अब उसने बोला फर्स्ट 2 सेकेंड, इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना सेकेंड पुट करेंगे, 2 सेकेंड. अच्छा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 4 मीटर पर सेकेंड. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोचो, हमने बोला सर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो बोलो क्या हम लोग डायरेक्ट लिख दे सर 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? u तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? तुम सच बताओ सर, 1/2 और मास कितना है तुम्हारे पास में, बोलो 2 kg, और v कितना है तुम्हारे पास में, बोलो 4 × 4. 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 जूल. तो हमारा आंसर हो गया कि नहीं हो गया? कितना टाइम लगाओगे इसको लिखने में? फटाफट लिख डालो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चले आगे बात करें. थोड़ा सा फास्ट करो बच्चा लोग. करे क्वेश्चन में कुछ था क्या, बोलो जल्दी करो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ठीक है ना. देखो नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं, पहले बता दे रहा हूं, क्या कि खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ 1/nth part of the length hanging from the edge of the table. Find the kinetic energy of the chain as the complete slip of the table. अगर इसका बात करता है एक चैन का, तो याद करो हम लोगों ने कब डिस्कस किया था चैन प्रॉब्लम, किसी को याद है क्या? क्या लास्ट क्लास में हम लोगों का चैन प्रॉब्लम ही हुआ था क्या? तो इसने क्या बोला कि एक चैन है जो टेबल के ऊपर में रखा हुआ है. तो इसी तरह से तो टेबल के ऊपर में रखा होगा कि नहीं रखा होगा, बोलो ना. एक चैन जो है टेबल के ऊपर में रखा हुआ है. अब ये चैन का L/N पार्ट्स जो है ना बच्चा, वो क्या हुआ, नीचे की तरफ है कि नहीं है? तो सोच के देखो, जब ये इसने बोला क्या कि ये जो चैन इनिशियल ऐसे रखा हुआ है, तो इनिशियल ऐसे रखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले चेक करेंगे क्या इस चैन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं.
क्या इसके ऊपर में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? तो नहीं। क्या इसके ऊपर में कोई फ्रिक्शन फोर्स ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इसका मतलब सर इसके ऊपर में हम लोग क्या कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकता है, क्योंकि सूडो फोर्स भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व होता है तो के फाइनल प्लस में यू फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखते थे बताइए? के इनिशियल प्लस में बोलिए ना यू इनिशियल। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तुम में से कितने बच्चा ये कहना चाहता है कि सर यहाँ पे एल बाई एन लेंथ जो है नीचे की तरफ क्या है? हैंगिंग है। एल बाई एन कितने को कहना चाहते हो? सही है क्या ये? तो सोचो सर एल लेंथ पे मास अगर एम है तो वन लेंथ पे मास कितना होगा? एम बाई एल होगा कि नहीं होगा? तो तुमसे पूछे कि एल बाई एन लेंथ पे कितना मास होगा, तो एम बाई एल मल्टीप्लाई एल बाई एन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? एम बाई एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम सोच, वन बाई एल क्यों है? वन बाई एनथ पार्ट है ना यार। वन बाई एनथ का मतलब क्या हुआ? अगर एल लेंथ है तो एल बाई एन होगा ना। क्या जाओ, चलो आ जाओ, देखो इधर तो वन बाई एनथ पार्ट है, इसका मतलब जिसका है उसका लेंगे ना। तो एल लेंथ है तो एल का एल बाई एनथ हो जाएगा ना पार्ट। तो चलो आ जाओ, देखो इधर एम बाई एन। तो इसका मतलब सर इनिशियली ये हैंग था इतना एल बाई एन, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो याद करो हमने बोला था कि कभी भी चैन जो होता है ना हैंगिंग होता है तो उसका COM से हम लोग लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। याद है क्या? अरे याद है तो बोलो ना यस। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ फटाफट बोलो। mg, अच्छा m कितना लिखेंगे पहले तो ये बताओ, m कितना लिखेंगे बच्चा? सोच के बताओ जल्दी से, कोई बोल ही नहीं पा रहा। मास कितना है हैंगिंग का? m बाई एन। अच्छा अब g लिखेंगे और l कितना लिखेंगे? तो सर l बाई 2n लिख देंगे। l बाई 2n कैसे लिख दिए, समझ में आया क्या? उसका हाफ। तो यहां से हमारे पास में क्या आया बोलो जल्दी से? mg l बाई 2n का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सोच के बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच के बताना भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सही है। क्यों नेगेटिव? का कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफरेंस पॉइंट बोल देंगे ना। तो अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ तो कोई कितना है? 0। क्या कि हैंग है तो बस यही तो एनर्जी होगा। अब सोचो पूरे के पूरे जो है चैन नीचे आ गया, मतलब यू फाइनल बोलो कितना हो जाएगा? तो सर mg और l बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के देखना, सोच के देख के बताना। के फाइनल बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे जल्दी से? 1/2 mb स्क्वायर। हमने क्या बोला था? ऊपर जब भी रेफरेंस लाइन लेते हैं तो ऊपर से नीचे के लिए क्या लिखते हैं हमेशा? समझ में आया क्या? अब सोचो के फाइनल क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/2 mb स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? बोलो mg l बाई 2 और इज इक्वल टू के इनिशियल तो 0 और ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? माइनस mg l बाई 2n का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा तो तुम सोचो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्या पूछा है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चैन इट्स कंप्लीटली स्लिप। मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हम काटने की जरूरत नहीं है बच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पूछा उसने? काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यही तो है काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg l बाई 2n स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? mg l बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फटाफट कर डालो, फटाफट। समझ में आया ना? काइनेटिक एनर्जी पूछा इसलिए हमने, अगर वेलोसिटी पूछता तो फिर v को इधर ले आकर के करते ना सॉल्व। तो समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्लास का एप्लीकेशन है ना चैन प्रॉब्लम का, सेम टू सेम पढ़े थे। फटाफट कर डालिए जल्दी जल्दी बच्चा, आप फटाफट करो जल्दी जल्दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में है। अरे समझ में आया क्या? ये चैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन था ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच्चा।
देखते क्या है क्वेश्चन के अंदर में। 2 blocks having masses 8 kg and 16 kg are connected to 2 ends of the light spring. The system is placed on the smooth horizontal floor and inextensible string also connected B with the sailing with the show in the figures at the initial moment. Initially the spring has its natural length, मतलब स्प्रिंग जो है सिंपल नेचुरल लेंथ पे है. द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू the heavier block as shown. What is the maximum possible value of F so that lighter block does not lose the contact with the ground? मतलब क्या हुआ समझो. कहता है इस फोटो के अंदर में देखो, पहले समझने की कोशिश करो. क्या कहता है ये क्वेश्चन कि एक जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 8 kg और 16 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है. विजुअल है ना, दिख रहा है ना. ठीक है, इनको किससे, एक स्प्रिंग से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है. और ऊपर एक क्या हुआ है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग से भी इसको कनेक्ट किया गया हुआ है 8 kg को. बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो बच्चा, इधर देखो. अब कहता है कि F की वो वैल्यू बताओ. जैसे कि मैं F फोर्स लगाऊंगा तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये वाला 8 kg सीधा खड़े होने लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो सीधा ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि कांटेक्ट छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? नहीं आया समझ में? क्या कोई चीज ऊपर बांधा हुआ उसको कस के खींचना चालू करोगे तो सीधा होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि हमें F की वो वैल्यू बताना है जिससे कि वो कांटेक्ट ना छोड़ पाए. बात यहां तक समझ में आया क्या? अब सोचो ये 5 मीटर है और ये लेंथ जो है तुम्हारा 4 मीटर का है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा सोच के बता सकते हो? अगर ये 3 है तो क्या ये 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सोचो ना. अरे 37 नहीं होगा, 53 होगा ना. नहीं आया समझ में? अरे ये ट्रायंगल बना लेंगे ना. नहीं दिख रहा समझो, फिर से समझाते हैं. देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? अब दिखेगा. देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा समझो. इधर देखो, क्या मैं यहां से, ये 4 मीटर का है तो क्या मैं एक ट्रायंगल दिखा रहा हूं? ये दिख रहा है तुम लोगों को? अरे नहीं दिख रहा है क्या? गजब हो. व्हाइट पे तो तुमको कलर से मतलब है कि यहाँ पे ट्रायंगल जो बता रहे हो वो मतलब है. गजब है. ऐसे बनाए, ऊपर से नीचे लेके आया, इधर लेके आया, फिर भी कह रहे नहीं दिख रहा है. गजब. 4, 5 और इधर क्या हो गया 3 और इधर कितना? अब ये 33 या 53 समझ में तो अब आया क्या? ठीक है चलो आ जाओ. देखो अब 53 तो अपने को याद रहना चाहिए क्या, वो एंगल कितना है बच्चा? 53. अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको याद नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे. क्या मान लेंगे बच्चा बोलो? कि इसका एंगल कितना है, ये थीटा है. अब हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको भी पता है कि सर जब हम थीटा मान लिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा. अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो किसका पहले बनाए बोलो जल्दी से? 8 kg का बना दे क्या? तुम में से कितना बच्चा बोलना चाहता है कि सर टेंशन जो है ना इधर लग रहा है, टी नाम का एक टेंशन. अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो इधर टी कॉस थीटा लगेगा? किसी को दिख रहा है क्या? और इधर क्या लगने वाला है? टी साइन थीटा. अच्छा सर ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे क्या लगने वाला है? 8g. और इधर क्या लगने वाला है? kx लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? अच्छा ये बताओ कि अब 16 kg का कहानी जो है, इधर क्या होने वाला है? फोर्स F लगेगा और इधर क्या लगने वाला है? सर इधर भी kx लगने वाला है कि नहीं? तो अगर हमको फोर्स निकालना है बच्चा तो हम क्या कहेंगे? F इज इक्वल टू kx आ जाए और मेरा काम बन जाए. क्या यही बात है कि नहीं है? अब ये kx की वैल्यू कैसे निकाले, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हम क्या कहेंगे कि सर t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? kx को. नहीं आया समझ में? नहीं आया? तुम में से कितना बोलना चाहता अगर कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स 0 से, मतलब नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए या नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जहां पे 0 हो गया होगा ना फर्स्ट टाइम, उसी समय मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हम जब लिखेंगे टी साइन थीटा और प्लस में n इज इक्वल टू 8g,
तो सोचो n की सोचो t sin थीटा, इसमें अगर हम n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है, इसने f की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हमको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो होने से जस्ट पहले की बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट छोड़ देगा, सुनो तो कांटेक्ट जैसे ही छोड़ देगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसका तो नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो होने वाला ही होगा, उसी समय की बात होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको निकालना है तो नॉर्मल फोर्स को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो मैक्सिमम जिस टाइम में नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो हो गया होगा उसी समय ना कांटेक्ट छोड़ देगा वो। नहीं समझा क्या? इसका मतलब t cos थीटा, सॉरी t क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? t sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सोच के बता दो। t sin थीटा इज इक्वल टू 8g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर हमको kx चाहिए, तो क्या ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे क्या? तो तुम में से कितना बोलना चाहता? साइन थीटा ऊपर आएगा और नीचे कौन आएगा? cos थीटा। और इधर क्या आ जाएगा? 8g और नीचे क्या आ जाएगा? kx। देखो हम kx की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ku की वैल्यू क्या करेंगे? kx की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब सोचो kx इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्या? मैं सोचना और दिमाग से बनाना कि tan थीटा लिख देते हैं। किसी को दिख रहा है tan थीटा? अरे साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है बच्चा? बोलो ना। अरे साइन थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो नीचे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अरे झूठ बोल रहे हो। अब बोलो tan थीटा की वैल्यू कितना होता है? tan थीटा क्या होता है? किसी को याद है क्या? परपेंडिकुलर बाई, बोलो ना। तब परपेंडिकुलर कितना हो गया इसके लिए, इस एंगल के लिए? बोलो जल्दी से। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यही 4। तो 4 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो इसका मतलब हमारे पास में इधर लिखूं क्या यहाँ पे? तो kx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 बाई में 4/3। अगर तुम सही से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा kx जब तुम्हारा 60 आ गया तो क्या फोर्स भी हमारा 60 आ गया कि नहीं? अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना तो ये बॉडी जो है लिफ्ट आउट नहीं होगा। बात समझ में यहां तक आ गया? जल्दी से करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट। A 2 kg block slide on a horizontal floor with a speed 4 meter per second. It strike on the uncompressed spring and compress it till the block is motionless. The kinetic energy of the force, kinetic friction force is 15 Newton. 15 न्यूटन। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, तो द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय। देखो इस बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग बना लो, क्या बना लो? एक स्प्रिंग बना लो। तो स्प्रिंग बनाते ही देखो ना, ये तुमको दिखने लगेगा कि अरे यार बहुत आसान है। ये स्प्रिंग बना दिया मैंने, समझो, और ऐसे रख दिया मैंने स्प्रिंग को, और इधर से एक ब्लॉक जो है ना, ये कितने मीटर से आ रहा है? ये 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है क्या? 2 kg। तो बोलता है कि जब ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, इससे टकराने के बाद ये रेस्ट में आएगा। टकराने के बाद में क्या होगा? कहीं यहाँ पे आकर करके, और ये कितना कंप्रेस हुआ? x। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब टकराया होगा ना उस समय क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। बोला ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो तुम सोचो, हम कहेंगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका? तो सर 1/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो कितना हो गया? 16 जूल। नहीं आया समझ में? अच्छा, इनिशियल काइनेटिक। जब टकराते समय में कहानी देखते हैं, तो टकराते समय में स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और कंप्रेशन किधर की तरफ हो रहा है? इधर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, लेकिन हम बोलते हैं कि कंप्रेशन जो होता है वर्क डन, अगर हम लिखेंगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, सोचो तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव माइनस आएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी इसका लिख डाले, हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी लिख डाले, तो क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। स्प्रिंग के थ्रू तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? x। बोलो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बोलो ना जल्दी से। यू फाइनल के अंदर में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखते थे, याद ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को। अरे याद ही नहीं आ रहा है, आज सुबह भी क्लास में डिस्कस किए थे यही। अच्छा सोचो, फाइनली ये रुक जाएगा तो इसका फाइनल कितना होगा? बोलो
जीरो। लेकिन इसके पास में ना एक फोर्स भी काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन इंटू एक्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक्स इधर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, इसका मतलब कैसा नेचर होगा। पहले तो ये सारे फोर्स लिख डाले हमने। अब हमको एक इक्वेशन बनाना है। तो याद करो हमने आपको पढ़ाया था वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बोलो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यहाँ पे ये तो है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं है, सोच के देखो। गलत हो गया, पता है ना, नॉन कंजर्वेटिव को तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं यार। तो यही लिख तो दिए, ठीक तो है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो ना, सॉल्व कर डालो ना। अब तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया तेरे पास में, बोलो -15x आया कि नहीं आया? अच्छा ई फाइनल बोलो, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है कितना है बोलो 1/2 kx²। और बोलो इधर जल्दी से कितना हो गया 16 जूल। सोचो इसको इधर ले जाते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, तो 16 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 1/2 kx² और प्लस 15 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम बोलो k की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू में कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, यही ना है, इंटू x² प्लस 15x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये कैंसिल आउट होकर करके 5,000 आ जाएगा? तो 16 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5,000x² प्लस 15x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इसके बाद में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना। कौन सा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाओगे तुम, बोलो जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये बताओ। क्या कौन सा, या तो फैक्टराइजेशन मेथड करोगे या तो फॉर्मूला लगाओगे। तो हम क्या लिखेंगे देखना, तो मैं लिख रहा हूं 5,000x² प्लस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला कौन सा लगाना है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई में 2a। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? बोलो जल्दी से, -b के जगह पे कितना है तेरे पास में 15 प्लस माइनस √15 का स्क्वायर, सही लिखा गया, माइनस और माइनस इसका माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5,000 और मल्टीप्लाई 16, अब बटे में क्या लिख देंगे 2 इंटू 5,000। क्या इसको अब सॉल्व करना आपके हाथ में है कि नहीं है? तो 20 जल्दी कीजिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट कर डालिए। चले आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है इन द बिलो फिगर व्हाट कांस्टेंट फोर्स P is required to bring the 50 kg body which start from the rest to a velocity of 10 meter per second is in moving, ठीक है ना, and 7 meter along the plane। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने को। तो सोचो 7 मीटर along the plane का मतलब यही तो दिया हुआ है 7 मीटर। आया समझ में आप लोगों को? दिखा किसी को क्या along the plane? सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बता सकता है? इस फोटो को देखने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे सर, P cos 30 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऊपर वाला बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, P sin 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख लूँ तो यहाँ पे लिख दूं क्या, नीचे क्या लग रहा होगा mg। अच्छा अगर ये ब्लॉक नीचे ब्रिंग कर रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक जो है 7 मीटर ऊपर लेके गया है, इसका होता है h कितना चला ये ब्लॉक, यही तो चला। सोच के देखो ना, h तो यही चला ना, नहीं आया समझ में? तो सोचो 7 मीटर यहां से यहां ये ब्रिंग कर करके ले गया है, मतलब ऊपर की तरफ ले गया है, तो वर्क डन बाय द P फोर्स क्या लिखेंगे? तो सर P cos 30 डिग्री और इंटू में 7 लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? नहीं समझ में आया? अरे इसको ऊपर ले जा रहा है तो P cos 30 ही तो ले जा रहा है ना ऊपर, तो वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हो गया कि नहीं हो गया?
अब तुमसे पूछेगा, अब मैं बोलूंगा कि जैसे ही ये ऊपर चला गया तो सर इसके पास में ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे बोलो? तो सर वर्क डन बाय द mg, तो mg फोर्स, तो बोलो mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और इसको यहां से h हाइट पे ले गया है, तो ऊपर ले गया है तो प्लस या माइनस करेंगे, बोलो ना। अरे mg नीचे लग रहा है और हाइट ऊपर गया है, तो प्लस या माइनस, सोच के बताओ। माइनस लगाएंगे ना, तो माइनस mgh। अब h की वैल्यू निकालना है तुमको, तो सोचो ये अगर 7 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो h बराबर क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है क्या? L साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इसी तरह से यहाँ पे 7 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखेंगे या कॉस 30 डिग्री लिखेंगे? साइन। तो इसका मतलब हमारे पास में माइनस mg इंटू में 7 साइन 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या? लेकिन इसके पास में रेस्ट पे था और एक बैग, इसके पास में वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। देखो ना 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इसका मतलब हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय द p फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अरे याद है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। याद ही नहीं है तुम लोगों को? तो यहां से बोलो क्या लिखेंगे? माइनस mg7, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे? साइन 30, और प्लस में क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? p cos 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/2 mv² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इनिशियल तो 0 है ना, क्या सॉल्व कर डालेंगे क्या? कितना केजी का है ये? तो बोलो ये क्या लिखाएगा यहाँ पे? 500 मल्टीप्लाई 7 साइन 30 कितना होता है? 1/2 कॉस 30 कितना होता है? √3 इंटू 7 बाई में 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू में 10 मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? 2 से मैं सबका कैंसिल कर दिया। समझ में आया तुम लोग को? बोलो ये कितना हो जाएगा? 7 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और इधर कितना हो जाएगा? 7√3p, और इधर कितना हो जाएगा तुम देखो तो, इसको मल्टीप्लाई कर करके 5000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम में से कितना बोलना चाहता है ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट होने वाला है? अरे प्लस होने वाला है। तो बोलो जल्दी से, इधर लिखूं क्या? कहाँ पे लिखूं बताओ तुम लोग? इधर लिख देता हूं, जगह नहीं अपने पास, नेक्स्ट पेज नहीं बदल सकते ना। चलो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे? 7√3p इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? बोलो जल्दी से। 8517। इसका 7 के टेबल में ही आता है क्या, या ऐसे ही लिख के छोड़ दें हम लोग? 8500/7√3 न्यूटन। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। समझ में तो आ रहा होगा ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि फिगर शो अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट अ बॉटम एंड ऑफ and inclined of inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg start slipping down the inclined from a point 5.8 meter away from the spring. The block compress the spring by 20 centimeter. Stop momentarily and then rebounds them 1 मीटर का रिबाउंस हो जाता है। ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो ये 2 kg का यहाँ पे मैं ब्लॉक बनाता हूँ और तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो इस ब्लॉक के अंदर में क्या देख रहे हैं हम लोग? देखो इधर, अगर तुम सही से देखोगे तो ये हमारा ब्लॉक है कितने kg का? बोलो 2 kg का है कि नहीं है? इस ब्लॉक के नीचे क्या लगेगा? 2g लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर क्या लगने वाला है बताओ? 2g cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? 37 डिग्री। इधर क्या लगेगा? सोच के बता सकते हो क्या? 2g साइन 37 डिग्री लगेगा कि नहीं लगेगा?
अब सोचो, बोला इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है पता है कि एक हमारे पास में फ्रिक्शन भी लग रहा है। इसके अंदर में एक क्या लग रहा है बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कि म्यू भी लग रहा है। तो जब ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब सोचो कि अगर ये बॉडी नीचे जाएगा तो देखो कितना ऊपर है ये बॉडी, पहले ये बताओ। तो सर ये बॉडी जो है ना इससे कितना ऊपर है, 5.8 मीटर ऊपर है। देखो ना क्वेश्चन के अंदर में लिखा हुआ है 5.8 मीटर्स। अच्छा ये बॉडी जो है कंप्रेस कितना होता है, ये स्प्रिंग 0.20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 0.2 मीटर ये कंप्रेस हो गया कि नहीं हो गया, ये बोला इसने कंप्रेस। तो अब सोचो जब ये ऊपर से नीचे आया तो टोटल कितना नीचे आया है, तो सर 6 मीटर नीचे आया है कि नहीं आया है। अरे समझ में आया क्या तुम लोगों को, 6 मीटर नीचे आया कि नहीं आया है। सोचो ना 5.8 तो ये नीचे गिरा ही गिरा, इसके कारण देखो 5.8 नीचे गिरा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया 0.2 तो ये भी तो नीचे ही गया होगा ना, नहीं आया समझ में। तो बोलो ये 2g sin 37 के थ्रू वर्क डन निकालना है। तो जिधर की तरफ 2g sin 37 लग रहा है उधर ही ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, 2g sin 37 और मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, 6 लिख देंगे। समझ में आया क्या। नेक्स्ट बताओ, क्या फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में होगा कि नहीं होगा। एफ के इंटू में 6 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अरे फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सोचो जिस समय ये स्प्रिंग से टकराया होगा, तो आज ही सुबह पढ़ाए थे कि जब स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होगा, तो उस समय वर्क डन इस स्प्रिंग करेगा या नहीं करेगा। अब ये सोच के बताओ, स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और स्प्रिंग भी डिस्प्लेस नीचे की तरफ हो रहा है क्या। तो पहले ये सोचना है तभी जाकर करके होगा, अदरवाइज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में हो, नहीं आया समझ में। अरे नहीं आया, समझ में आया क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2 के x के जगह पे कितना लिख देंगे, 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं। क्योंकि 0 क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो सुनो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 20 × 4/5 sin 37 कितना होता है, 3/5 3/5 इंटू 6 माइनस एफ के इंटू में 6, और इधर क्या लिखेंगे 1/2 के और 0.04 लिख देंगे कि नहीं, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे क्या। इसको सॉल्व कर लो। अरे sin 37 कितना होता है बोलो जल्दी से, 4/5 या 3/5, 3/4 ठीक है ना, 3/5। तो यहाँ से कितना जाएगा, 18 × 72 72 माइनस एफ के इंटू में 6 माइनस 1/2 के इंटू में 0.04 इज इक्वल टू 0। इसको इससे काटोगे तो ये 0.02 आएगा कि नहीं आएगा, देखो ना बच्चा। तो 72 माइनस एफ, अच्छा एफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होता है याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना होता था, एफ के की वैल्यू कितना होगा, सोच के बता सकता है कोई क्या बच्चा अपने क्लास में से, एफ के की वैल्यू कितना होगा याद है किसी को, याद है क्या बोलो। तो म्यू के इंटू में क्या लिखेंगे, mg cos 37 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे यही तो लिखेंगे। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू mg के जगह पे कितना लिखेंगे बोलो जल्दी से, 2g। तो 2g cos 37 कितना होता है किसी को याद है क्या, 4/5 होता है। इंटू में क्या लिखेंगे 6, और माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे k इंटू 0.02 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से अगर तुम देखोगे यहाँ से ये 20 तो कट जाएगा 4 से, या क्या आया 72 माइनस 16 96 म्यू माइनस
0.02 के इज इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? फटाफट लिख डालो, फटाफट जल्दी से लिखो, लिख दो ना जल्दी से, फटाफट कर डालो। हो गया यहां तक? कर डालो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दूसरे वाले मेथड से किया आपने? कोई बात नहीं, किसी मेथड से किए ना, ठीक है। जल्दी कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हो गया, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब जब ये नीचे कंप्रेस हो गया तो कंप्रेस होने के बाद में क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना मीटर ऊपर गया है देखो तो, कंप्रेस होने के बाद में 1 मीटर ऊपर गया है। तो पहले इसको कर लो, फिर अगला हम लोग कहानी इसको करते हैं। मिटाया जाए कि अभी मिटा देते हैं? चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, देखो इधर नेक्स्ट। अब क्या हुआ, कंप्रेस होने के बाद में क्या कहता है कि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और स्प्रिंग ने इसको फोर्स लगाया फिर से, और ये कितना मीटर ऊपर चला गया है बोलो? 2 मीटर ऊपर चला गया है। देख रहा है क्या कि 1 मीटर है? 1 मीटर ऊपर चला गया है ना। समझ में आएगा तुम लोगों को? इसका मतलब अब क्या हुआ कि यहां से ब्लॉक कहाँ गया है? 1 मीटर ऊपर गया है। यही तो बात हुई। तो तुम सोचो नीचे क्या लग रहा है तेरा, बोलो ना? mg sin 37। अच्छा, ऊपर जा रहा है, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सोच के देखो, फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी ये वाला कितना काम किया, तो mg sin 37 इंटू 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये 1 ही मीटर तो लेके गया ऊपर, लेकिन माइनस के साथ लिखे। समझ में आया क्या? अच्छा, फ्रिक्शनल वाला भी माइनस के साथ ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एफ के इंटू में 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा सोचो, जब ये स्प्रिंग ने अपना फोर्स किधर लगाया होगा? ऊपर की तरफ। अरे लगाया होगा कि नहीं लगाया? स्प्रिंग ने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा, और गया भी है ऊपर ही है। इसका मतलब प्लस में आएगा क्या? स्प्रिंग फोर्स। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू के। एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे? 0.2। इतना ही तो, जितना कंप्रेस हुआ था उतना ही ना ऊपर जाएगा यार, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 था यार। क्या था ये? 0.2। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। ये देखो mg की वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? 20। cos sin 37 कितना होता है? 3/5। यही होता है ना। माइनस, तुम बोलो मत, म्यू के इंटू में mg के जगह पे कितना लिखोगे? बोलो ना जल्दी से। मैं निखिल को थप्पड़ पिटूंगा ना तो सही हो जाएगा एकदम। देखना 20 इंटू कितना लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और प्लस में 1/2 इंटू में k इंटू में 0.04 इज इक्वल टू लिखेंगे 0। देखो तो काट कर करके ये कितने से कट जाएगा? बोलो जल्दी से। तो -12 आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू बोलो कितना आया? -16 म्यू के आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू 0 से काटोगे तो 0.02 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्लस 0.02 इंटू के आया। ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले। देखो अच्छा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा बनाने में। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से बताओ क्या था तुम्हारे पास में? माइनस में 72 था कि प्लस में? प्लस में 72। हाँ बोलो। 72 माइनस 96u माइनस 0.2 के, यही था, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये आया -12 माइनस 16u, और इधर से कितना आ गया है? प्लस 0.02 के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? ये कट गया कि नहीं? ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जब इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 60। एक प्लस में एक माइनस में है। इसको ऐड करेंगे तो दोनों ऐड ही हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी से
120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो 60 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 120 112 ना, वो गड़बड़ लिख दिए ना, 112 म्यू इज इक्वल टू 0। तो 112 सॉरी, ये थोड़ा सा खाना खाने के बाद में ना बासी आ गया शरीर में लगता है। 112 म्यू, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब म्यू की वैल्यू बोलो, निकाल सकते हैं क्या, 60/112 इज इक्वल टू, अब ये लगभग 0.5 आ रहा है, तो यही 0.5 होगा। जल्दी से कर लो, ये आंसर हो गया। यही क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फटाफट कर डालो भाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए टाइमें लगेंगे क्वेश्चन में, लेकिन करना है क्योंकि इनसे आपका अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप होगा। बात समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बच्चा, देखो तो क्या है क्वेश्चन के अंदर में, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट इज एट द हाइट h above the ground, its potential and kinetic energy are in the ratio x and y. If h is the maximum height, अगर h जो है एक मैक्सिमम हाइट है, तो एक बॉडी को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया गया है। समझने की कोशिश करो, एक बॉडी को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया गया, मतलब नीचे से क्या किया गया है, एक बॉडी को फेंका गया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। v वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, ये बॉडी सोच के बताओ, मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है। तो उसने दिया है मैक्सिमम हाइट कितना जाना है, h जाना है। बात समझ में आ रहा है तो बोलो यस, ठीक है ना। जब अब क्या कहता है कि वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट एट h हाइट अबव द ग्राउंड, इट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो दिया हुआ है। तो ग्राउंड से जब इसको फेंका गया है, समझने की कोशिश करो, दिमाग यूज करो कि ग्राउंड से जब इसको फेंका गया है तो ये h हाइट, स्मॉल h हाइट पे पहुंच गया, और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। नहीं आया समझ में क्या। अब सोचो, यहां से h हाइट ऊपर फेंके हैं, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, mgh होगा कि नहीं होगा। क्या कोई तकलीफ आया क्या इसके अंदर में। अब सोचो कि ये बंदा यहाँ पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना होगा। अगर थ्रोन वर्टिकली किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, ये सोच के बताओ, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो। हाँ, रेशो दिया हुआ है, लेकिन तुम पहले बताओ ना काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, सोच के बताओ। तो ½ mv²। तो क्या सर, पहले तो बात ये बताओ कि ये h हाइट है, यहाँ पे समझना h हाइट है, ये वाला हाइट कितना होगा सोच के बताओ तो, h माइनस स्मॉल h होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो ना यार। अच्छा, बॉडी को फेंका गया ऊपर, बॉडी को फेंका गया है ऊपर, तो h हाइट पे जाने के बाद में या तो रुक गया होगा, नहीं आया समझ में, या h हाइट पे जाने के बाद में क्या हो गया, ऊपर गया होगा। मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, ये h। तो तुम सोचो यहाँ पे हमारे पास में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताना है। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी पता चलेगा तभी जाकर के निकालेंगे हम। तो बोलो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो vy इज इक्वल टू v माइनस g इंटू टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एक और फॉर्मूला है, vy का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर माइनस 2g स्मॉल h लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अरे याद है 2as होता जाता, 2as के जगह पे क्या हो गया, माइनस 2gh। अब सोचो हम ये वाला यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें हमारा h भी आ गया है। तो सोचो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, 1/2 mv, v के जगह पे क्या लिखेंगे, v² माइनस 2gh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इन दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी पहले दिया हुआ है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, बोलो ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, u/k। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो,
जी एच, और नीचे क्या लिखेंगे 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 2gh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे कट जाएगा तो बोलो ना। तो u बाई में k बराबर क्या आ जाएगा 2gh बटा में वी स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर ये तो हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x/y, तो यहां से आ गया 2gh बटा में वी स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर में ना h में ये तो ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर में जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर में हमें जो है h और कैपिटल H में आंसर बताना है। तो क्या ये आंसर हो जाएगा क्या? h और कैपिटल H में यही आंसर होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे ऊपर तो h आ गया लेकिन नीचे तो वेलोसिटी आ गया, तो इसको किस तरह से हम हैंडल करें? सोच के बता सकते हो कोई? सोच के बताओ ना, इसको कैसे हैंडल करें, कोई बता सकता है क्या? तो हम कहेंगे कि जब सर यहाँ पे पहुंच गया होगा ना, h हाइट पे पहुंच गया होगा, तो तुम सोच के बताओ h हाइट पे पहुंच गया होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया होगा? सोच के बता सकता है कोई बच्चा क्या? h हाइट पहुंच गया होगा तो फाइनल वेलोसिटी बताओ तुम। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? बोल ही नहीं पा रहा है। अरे जीरो ना, ऊपर पहुंच तभी तो नीचे आएगा। अरे नहीं आया समझ में क्या? तो बोलो h हाइट पहुंचने के लिए इक्वेशन लिखो यहां से यहां तक का, तो क्या लिखोगे? 0 का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो इसको इधर ले आओ तो 2g कैपिटल H इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या यहाँ से वी स्क्वायर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो? तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2gh, और वी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 2g कैपिटल H माइनस, अब तुम देखोगे तो g ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या बचेगा तुम्हारे को h। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द आल्सो द टफ लेवल द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रस्थान करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत टाइम क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए इसको किए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मासलेस प्लेटफॉर्म इज केप्ट ऑन अ लाइट इलास्टिक स्प्रिंग सो इन द फिगर्स when sand particle of 0.1 kg mass is dropped on the pan, पैन मतलब समझ रहे हो ना, उसके ऊपर में जो रखा हुआ है उसको पैन बोला। फ्रॉम अ हाइट 0.24 meters द पार्टिकल्स स्ट्राइक द पैन एंड द स्प्रिंग कंप्रेस 0.01 मीटर। ठीक है ना? तो फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप टू कॉज द कंप्रेशन ऑफ द 0.4। मतलब समझ में आ रहा? 0.04 मतलब समझ में आया कि क्या हुआ कि इसके ऊपर में 0.1 का जब सैंड गिराया गया तो इसका कंप्रेशन कितना हो गया बच्चा? 0.1 का 0.01 कंप्रेशन हुआ है। बात को समझो पहले, कितने हाइट से गिराया गया है? तो 0. समझने की कोशिश करो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 0.24 मीटर से गिराया गया है, तो सोचो इसका कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब हम ऊपर से सैंड को गिरा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, 0.1 kg का है कि 0.1 है? 0.1 kg के सैंड को हमने गिराया, कितना नीचे गिराया बताओ? 0.24 मीटर पे गिराया। लेकिन क्या वो 0.24 मीटर पे रुक गया या और थोड़ा सा नीचे आया? 0.01 मीटर और नीचे आया ना। देखो ना, ये भी तो यहां तक आया ना ये पेन, देखो तो तुम सही से। इसका मतलब जब ऊपर से ये नीचे गिर रहा था तो इसके पास में क्या रहा होगा? mgh रहा होगा कि नहीं रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। सोच के बताओ ना, बोलो इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होगी? सोच के देखो तो m के जगह पे कितना पुट करोगे? बोलो। वेरी गुड। तो 0.1 जल्दी से बोलो ना, 0.1, और g की वैल्यू कितना है? 10, और h की वैल्यू कितना हो गया? सोच के बताओ। 0.24 और प्लस 0.01 ना बच्चा, तो पूरा कितना हो गया? यहाँ से 1, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और इनटू में कितना लिखेंगे? यहाँ पे 0.25 लिखेंगे कि नहीं? तो यहाँ से इसका क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी।
आया कि नहीं आया? अच्छा, इस एनर्जी को जब ये कंप्रेस हुआ तो इस एनर्जी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इस एनर्जी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो नीचे से स्प्रिंग भी तो अपने आप को क्या कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स बोलो कितना होगा, जल्दी से बताओ। स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, सोच के बताओ ना। तो U इज इक्वल टू 1/2 kx²। यही तो इसको बैलेंस किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे यही तो इसको किया होगा कि नहीं किया होगा? इसका मतलब जो एनर्जी ये है उतना ही एनर्जी क्या स्प्रिंग के पास में भी होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए ना। अब सोचो, तो यहां से हम लोग 1/2 k की वैल्यू कितना है, सोच के बताओ जल्दी से। तो k की वैल्यू सर निकालना है, इसकी x की वैल्यू कितना है? 0.01 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 0.25। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब सोचना है। पहली बात तो ये समझ में, फर्स्ट केस समझ में आया तुम लोग को? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन है ना एकदम सुपर पावर क्वालिटी के क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है तुमको? अब देखो नेक्स्ट, अब क्या कहता है कि इसी सैंड को कितने हाइट से गिराए, मतलब कितने हाइट ऊपर से गिराए जो ये क्या हो जाए, कितने हाइट ये ऊपर से गिराए जो इसका कंप्रेशन कितना हो जाए बोलो स्प्रिंग का? 0.04 मीटर हो जाए। यही तो बात बोला है उसने। नहीं आया समझ में? कितना हो जाए? 0.04 मीटर कंप्रेशन। क्वेश्चन को देख करके समझ में आया कि अब क्या करेंगे? तो सर h हाइट नीचे गिराएंगे, अब प्लस में कौन सा ये भी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बोलो mgh कितना हो जाएगा? mgh के जगह पे क्या लिखेंगे? h प्लस 0.4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये mgh क्यों लिखे? पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी किसके बराबर होगा बोलो ना? इसके स्प्रिंग के बराबर होगा कि नहीं? तो 1/2 x के जगह पे कितना लिख देंगे इस बार? 0.04 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या? नहीं आया समझ में? अरे इस बार कंप्रेशन कितना है? 0.04 है ना। अब यहां से k की एक वैल्यू आएगी। चाहे रुक जाओ, पहले समझो, रुको बच्चा, इधर देखो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 k, और इधर क्या लिख सकते हैं? 0.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इधर बोलो m की वैल्यू कितना है हमारे पास में? ये तो बोल लो ना। इसको बोलने में शर्म आ रहा है तुमको? क्या आ रहा है तुम लोगों को? शर्म आ रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा शर्म? नहीं आ रहा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो या 2 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लो? 1। हमको यहां से h की वैल्यू चाहिए, केवल h की चाहिए। तो यहां से k हमको दिख रहा है खत्म होते हुए, तुम लोग को नहीं दिख रहा है। हम देखो ना, दिखाएंगे तो दिखेगा 1/2। तो 1/2 तो क्या लिखेंगे? 1/2 k, और उधर क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? 0.01 का स्क्वायर, और लिखे उधर वाले में बोलो क्या लिखेंगे? 1/2 k 0.04 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इधर बोलो कितना लिखेंगे? 0.25, और नीचे क्या लिखेंगे बोलो उधर से? h प्लस 0.04। क्या यहां से देखोगे तो ये झंझट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या मैं ऊपर देखो, लगे हाथ में 2 शून्य ऊपर भी है, 2 शून्य नीचे भी है, तो क्या मैं 1/4 का स्क्वायर लिख दूं सीधा? क्या 1/4 का स्क्वायर लिख दूं क्या? इधर बोलो क्या लिखूंगा? नहीं, 0, इसको तो 0.25 ही रखो अभी। 0.25 बटा में h प्लस 0.04। तुम सही से देखोगे तो ये 1/16 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इधर बोलो कितना लिखेंगे? 0.25 अपॉन में क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? नीचे बोलो ना, h प्लस 0.04। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके h नहीं निकाल पाओगे? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई आता है करने? तो बोलो जल्दी से क्या लिखोगे? h, इसके आगे क्या लिखोगे? h प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 16 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 400 आता है ना। तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो यहाँ पे तो 0.4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो h इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 माइनस 0.4। इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो जल्दी से? 3.96। समझ में आया? 3 समझ में आया तुम लोग को? अरे यार
3 कितना मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था बोलो। तो 3.96, अरे क्या हो जाता कभी कभी। क्या लिखेंगे यहाँ से 3.96 मीटर ऊपर से गिराएंगे तो ये इसका काम हो जाएगा कि नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए स्मॉल मास m इज स्लाइड डाउन on a smooth curve inclined from a height h and finally move through a horizontal smooth surface. A light spring of force constant k is fixed with a vertical rigid stand on the horizontal surface as shown in the figure. Find the value of maximum compressions in the spring if mass m is released from the rest height h of hit the spring in the horizontal surface। मतलब क्या हुआ समझो, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला कि अगर h हाइट से इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जा रहा है और ये स्लाइड होकर करके इस स्प्रिंग पे क्या कर रहा है कि जा कर करके कोलाइड कर रहा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इस स्प्रिंग के अंदर में, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि एक होता वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्स और प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और प्लस में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या होता था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। समझ में आया क्या। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का 0 होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या कोई क्या कर रहे हैं कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0। सूडो फोर्स, क्या ये सिस्टम कहीं घूम रहा है क्या एक्सेलरेशन से, तो नहीं घूम रहा है, इसलिए ये सूडो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पे लगता है तो समझो और क्या क्या चीजें डिस्कस किए थे। जब भी कोई भी सिस्टम के ऊपर में कंजर्वेटिव फोर्स लगता है केवल, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे कंजर्व होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा, इसके अंदर में कांस्टेंट हो जाएगा। और मैकेनिकल एनर्जी जब कंजर्व होता है तो ई फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ई इनिशियल लिखते थे। बात समझ में यहाँ तक आ गया क्या। अब सोच के देखना है, ई फाइनल का मतलब क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये हमारे पास में आ गया। अब सोचेंगे क्या जब इसको ऊपर से नीचे गिराया गया है, और जब ऊपर से नीचे गिराया गया है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे रिलीज किया होगा तो u 0, और कहीं पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया इसका मतलब यहाँ पे आकर के स्टॉप हो गया होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया हमारे लिए 0। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे भाई साहब 0 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल करेंगे बच्चा, तो अब इसके पास में हमारे पास में क्या आ जाएगा फिर कि अब हमारे पास में u फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इनिशियल आ जाएगा। अब सोचना है u इनिशियल कितना होगा, तो जब हम इसको ऊपर से गिराएंगे और नीचे को हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ग्राउंड का, उसको हम लोग 0 मान रेफरेंस मान के चलेंगे, तो u इनिशियल जो होगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल कितना आ गया, mgh आ गया। अब हमारे पास में u फाइनल की बात होगी। तो हमने बताया था आपको कि जब भी कोई स्प्रिंग के अंदर में कंप्रेशन आता है तो स्प्रिंग के अंदर में क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है और उसकी वैल्यू होती है 1/2 kx² होता है। कितना होता है बच्चा, 1/2 kx²। तो यही हमारे पास में 1/2 kx² हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है तो 2mgh
बाई में के और इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2mgh बाई में के हमारा आंसर हो गया, फटाफट कर डालो। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसको जल्दी जल्दी से। तो ये क्वेश्चन तो हमारे क्लास का था, इसलिए ये बहुत आसान था और इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान था। अब है हमारे पास में ए व्हीकल्स ऑफ मास 15 क्विंटल्स क्लाइम अप a hill 200 meter high. It then moves on the level roads with a speed of 30 meter per second. Calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of the hills. तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हिल्स के ऊपर में कुछ इस तरह से हिल होगा, जिसके ऊपर में क्या है कि एक बाइक जो है मूव कर रहा है। जब ये बाइक मूव कर रहा है तो ये नीचे से कितना तक जाता है, तो ये दिया हुआ है तुम्हारे ऊपर में कितना मीटर, मूव्स ऑन द 200 मीटर पे ये जा रहा, और कितने के स्पीड से जा रहा है ये, तो ये दिया हुआ है हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगा और कुछ हाइट से, रेफरेंस लाइन से कुछ हाइट ऊपर गया, इसका मतलब इसके पास में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 15 क्विंटल का मतलब क्या होता है, देखो 1 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी होते हैं, तो 15 न्यूटन में कितना हो जाएगा 1500, यानी कि केजी इसके पास में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा इस व्हीकल्स का। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh हो जाता है। तो 1500 इंटू में 10 इंटू में क्या लिख देंगे 200 मीटर लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास में आता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या हो जाता है, जूल हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। इसी तरह से अगर हमसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ से हमारे पास में 1/2 इंटू में 1500 इंटू में 30 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा 225 इंटू में 1 2 3 4, यानी 225 इंटू में नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गलती हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, एक बार देखिए सही से समझिए, 15 मल्टीप्लाई 15 इंटू में 30 मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे सिस्टम का आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन के अंदर में था और इसको हम लोग सॉल्व कर डाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा रोक करके कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास में ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, मतलब एक पार्टिकल को रिलीज किया गया है h हाइट से, ठीक है ना। एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट हाइट। मतलब क्या बोला कि एक हाइट से किसी पार्टिकल को गिराया गया है, तो एक हाइट से जब किसी पार्टिकल को गिराया गया है, लेट सपोज कर लो कि इस हाइट से इसको गिराया गया होगा, तो h हाइट से सपोज करो कि इस पार्टिकल को गिराया गया है, h हाइट से यहां से किसी पार्टिकल्स को ड्रॉप किया गया है, तो वो स्मॉल h हाइट पे आ जाता है। मान लेते हैं कि एक स्मॉल h हाइट पे आता है और इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट है। अब इस पॉइंट पे जैसे ही आता है तो आपको याद होगा हमने क्या समझाया था आपको कि जब हम लोग वर्टिकल क्या कहते थे मोशन पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो h हाइट पे अगर उसका वेलोसिटी निकालना हो
तो √2gh होता था। तो क्या हमारे पास में इसका काइनेटिक एनर्जी पता चल गया क्या? इस h हाइट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सोच के बताओ। तो इस h हाइट पे काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो 1/2 mv²। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो अब हमको क्या करना है कि हमें बताना फाइंड द हाइट, मतलब कि स्मॉल h हाइट बताना है। तो ये स्मॉल h हाइट कितना होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरे हाइट अगर h है तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा हमारे लिए, h माइनस कैपिटल H माइनस क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा कि नहीं होगा। तो इसकी हाइट हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस कैपिटल H माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो mgh के जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल H माइनस h लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 √2gh का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। जब इसको हम पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी हमारे लिए, h की वैल्यू जो होगा h/3 आ जाएगा। जैसे ही h की वैल्यू h/3, इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू कितना आ जाएगी, h/3। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh/3। अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि अब तुम लोग बहुत टाइम लगा दिए थे इसलिए हमने अपना एक्स्ट्रा आर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a 1 kg particle free to move along a x axis is given by, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। मतलब कितना जूल है टोटल एनर्जी पार्टिकल का, 2 जूल। द मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तुम देखो सही से। तो तुम्हारे पास में एक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिख रहा है क्या, देखो तो जल्दी से। अरे क्या दिख रहा है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू क्या दिख रहा है, ux इज इक्वल टू x⁴/4 माइनस x²/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालने की कोशिश करते हैं। और जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता था तो याद करो हम बताए थे सबसे पहले du/dx करते थे, याद है du/dx। तो इसका जैसे du/dx करेंगे तो 4x³ माइनस 2x/2, 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x³ माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du/dx आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते थे, x की वो वैल्यू निकालते थे जहां पे ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है du/dx को क्या कर देते थे बच्चा, 0। तो x³ माइनस x इज इक्वल टू भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 0। यहां से x की वैल्यू आएगी, x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितना आएगा, 0। एक बार x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, +-1। अरे इसको इधर ले जाएंगे, स्क्वायर है तो इधर ले आएंगे, तो नहीं आया समझ में तो एक पॉइंट और नीचे लेके चलते हैं। तो जैसे ही इसको इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, +-1 हो जाएगा ना। अब तो समझ में आया ना। चलो तो अब जैसे ये हो गया तो अब हम चेक करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा ना। क्योंकि टोटल एनर्जी कितना है तुम्हारे सिस्टम का, मैकेनिकल एनर्जी कितना है बोलो, 2 जूल। अब मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में किसके बराबर होता है, पोटेंशियल। याद है क्या तुम लोगों को? तो तुम सोचो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अरे नहीं समझ में आया क्या? तो अब बोलो काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखना है तुमको, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस पॉइंट पे है ये बताओ। सोचो तो 0 जैसे ही पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना, 0/4। 0/4 इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तब x पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है तुम्हारा, 0। अब पुट करते हैं 1 पे, चेक करते हैं यहाँ पे, देखो
तो जैसे ही 1 पे पुट करेंगे ना x की वैल्यू 1 पे, तो बोलो उस इक्वेशन में 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, और इसकी वैल्यू कितना आ रही है देखो तो, जल्दी से सॉल्व करो तो -1/2 आ गया क्या? सही है क्या? सही है ना? चले -1/2 या 1/4? -1/4 होगा, वही बात पूछ रहा था मैं। तो -1/4 आ गया जूल, ठीक है ना। अब सोचते हैं कि x की वैल्यू -1 पुट कर करके देखते हैं और हमारी वैल्यू कितना आती है। तो x की वैल्यू जैसे ही -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 क्या 1 ही आ जाएगा बाई 4, यानी कि सेम ही आ जाएगा वैल्यू इसका। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में कितना आया है -1। 0 है या -1/2 है? -1/4 है। -1/4 होगा या 0 होगा ये बता? -1/4। तो यहाँ पे क्या हम इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दे क्या? -1/4 = 2। नहीं समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा क्या है, इसको मिटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उस पूरे कहानी को इधर लेके आ रहा हूँ, इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, समझो। तो क्या लिखूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी = 2 + 1/4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 + 1 कितना आ जाएगा? 9/4। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 mv²। m की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? v²/2 = 9/4। 2 से 2 तो क्या आ जाएगा? v की वैल्यू कितना? √9/2। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3/√2। क्या यही आ जाएगा क्या हमारा आंसर? इसका दो वैल्यू होगा, एक प्लस में और माइनस में। मैक्सिमम पूछा इसलिए प्लस वाला लेंगे क्या? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया है जेईई मेन का क्वेश्चन है, तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा। कोई तकलीफ है क्या? लिखना है लिख डालिए फटाफट। लिख लिए? ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। हम साथ में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्वेश्चन है द फिगर। ये देखने से डर लगता है बट ये सब क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है? द फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक which terminates in the straight horizontal section। ठीक है ना, यहां से छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। कहता है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल बी पार्टिकल्स हिट द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल यहां से गिरा, ऐसे गिरते 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 गया होगा, फिर एक बैग ऊपर भाग गया होगा, फिर यहां गया होगा और यहां से कहीं पे गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा। तो वो कहता है कि इससे ट्रैक से कितने डिस्टेंस पे ये गिरेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। समझ में आया कि नहीं आया? तब सोचो जब ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था? 0। और जब यहाँ पे आकर करके एकाबैग इस ट्रैक से नीचे कूदा होगा तो समय वेलोसिटी कितना रहा होगा? v। अब सोचो कितना पार्टिकल कितना ऊपर था जमीन से, यानी कि सरफेस से कितना ऊपर था? सोच के बताओ। 1 मीटर था कि नहीं था? लेकिन उसने 1 मीटर नीचे गया और फिर 0.5 मीटर ऊपर चला गया, तो टोटल कितना इसका डिफरेंस हो गया डिस्टेंस? सोच के बताओ टोटल कितना आया? 0.5 मीटर तो ऊपर रहा। नहीं आया समझ में क्या? तो सोचो यहां से यहां तक आने में उसके पास में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? mgh होगा कि नहीं होगा? और वही एनर्जी को कौन कंजर्व कर रहा होगा? ये काइनेटिक एनर्जी बैलेंस कर रहा। अरे होगा कि नहीं? तो mv² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से तुम m से m काट दो तो v² = क्या लिखेंगे? 2gh। 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 0.5। 1 क्यों नहीं ले रहे? समझ में आया? तो देखो पार्टिकल किधर गया क्या गया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल ये था और फाइनल पोजीशन कौन था? ये था। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कहलाएगा, कि ना कि ये वाला कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.5। तो यहाँ पे लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो तो 10 √10 = क्या आ जाएगा? v आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो क्या यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? नहीं, उस क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये यहाँ पे पहुंच गया तब ये कहां पे गिरा होगा, ये बताओ कितना गिरा होगा। नहीं समझ में आया क्या?
अब सोचना है पहले, ये यहां तक तो समझ में थोड़ा बहुत आया क्या? अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। देखो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना हमने अभी आज के सेशन में, जितने भी क्वेश्चन है वो सब टॉप लेवल का है और थिंकिंग वाला है। तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होना कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो, क्या कि अपने पास में डीपीपी है, उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, लेवल वाला भी क्वेश्चन है, तो वहां भी तो करना है अभी। तो सोचो, अब मैं बोलूंगा कि सर ये यहां से v वेलोसिटी से छोड़े हैं, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा? तो मैं बोलूंगा सर ये रेंज याद है तुमको, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब कितना रेंज हो जाएगा? r इज इक्वल टू वी इंटू टी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? v तेरे कितने पर आया है? √10 आया है कि नहीं? और किसी तरह से अगर हमारा t निकल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाए? जब भी कोई पार्टिकल ऊपर h हाइट से गिराया जाता है ना, तो उसका टाइम जो होता था, याद नहीं होगा तुमको, 2h/g होता था। याद है क्या? नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आया ना? अभी तो टाइम ये होता है टाइम। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हॉरिजॉन्टल, जब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे ना, तब पर ये सब डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √2। h की वैल्यू बताओ कितना है? 0.5। अब बटे में कितना आ जाएगा? 10। g की वैल्यू कितना होती है? 10 ना? तो जी अब बताओ यहाँ से, ये से √10 से ये √10 कट गया कि नहीं कट गया? तो 2 × 0.5 कितना आ जाए? 1 मीटर। दिस इज द राइट आंसर, 1 मीटर। यानी यहां से कूदने के बाद में ये कितना मीटर आगे गया होगा? 1 मीटर। खत्म। जल्दी कर डालो।